नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी विरोध की आवाज दबाने की कोशिश में मोदी सरकार की, महामारी पर हुई हाई लेवल मीटिंग की, बात करेंगे पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तंज की, जानेंगे कि क्या आज बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप, और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से हुए बैंकिंग सेक्टर को नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानून के विरोध में किसानों का बड़ा ऐलान। 26 मई को घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाकर करेंगे सरकार के फैसले का विरोध। 26 मई को किसानों के प्रदर्शन को पूरे होंगे 6 महीने। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है किसानों का प्रदर्शन। महामारी के बढ़ते मामले देखकर पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाए सख्त कदम। 31 मई तक राज्य में लगाया गया लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को दी छूट। 7 महीने बाद होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। 28 मई को आयोजित की जाएगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े काउंसिल के सभी सदस्य। जीएसटी काउंसिल की होगी ये 43वीं बैठक। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी दर्शकों को नहीं दिया जाएगा स्टेडियम में प्रवेश। ईसीबी ने लिया फैसला। इंग्लैंड में खेला जाना है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पिछले कई दिनों से महामारी के समय में जनता को राहत देने वाले लोगों के साथ पुलिसिया कार्रवाई की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद से लोग दूसरों की मदद करने से पहले सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें मदद करना चाहिए, और अब वो लोग भी सरकार की निगाह में खटकने लगे हैं जो पीएम की आलोचना कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली में पीएम मोदी के आलोचनात्मक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से सरकार की आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला जड़ने का काम किया है। कई बार विदेशों से आई रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत की जनता से बोलने की आजादी का अधिकार छीन लिया गया है। अब हालत ये है कि ना तो विपक्षी नेता सरकार की आलोचना कर सकते हैं और न ही आम जनता। यहाँ तक कि देश में पत्रकारों को भी कई बार सरकार की आलोचना के चलते पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से गिरफ्तार 4 युवक आम आदमी पार्टी पार्षद धीरेन्द्र कुमार के लिए पोस्टर चिपका रहे थे। वहीं आप पार्षद का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि जो पोस्टर चिपकाए गए हैं उन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसके अलावा शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा भारतीय युवा कांग्रेस के चीफ श्रीनिवास बीवी से पूछताछ करने के लिए उनके दफ्तर पहुंची। श्रीनिवास पिछले कई दिनों से महामारी के चलते लोगों की मदद कर रहे हैं। अपराध शाखा ने दवाओं के अवैध वितरण को लेकर उनसे पूछताछ की है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पर आने वाले सैकड़ों अनुरोधों को संभालने के लिए आईवीसी ने अपने कार्यालय में एक वॉर रूम स्थापित किया हुआ है। वहीं अब दिल्ली में हुई ये गिरफ्तारियां साफ दिखा रही हैं कि संविधान में देश की जनता को दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है। न सवाल पूछ सकते हैं और न ही विरोध कर सकते हैं। मोदी सरकार में अब इसी बात पर जोर दिया जा रहा है, जबकि ये जोर सरकार को लोगों के इलाज और वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर देना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से तो सिर्फ दावे और मीटिंगें ही हो रही हैं। आज भी पीएम मोदी ने महामारी को लेकर बैठक की, तो क्या कहा पीएम ने, देखिए रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि महामारी अब देश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पांव पसार रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के उपायों का अनुसरण करने का आग्रह किया था। महामारी को एक अदृश्य विरोधी करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। वहीं आज की बैठक में पीएम ने ग्रामीण इलाकों में महामारी के खिलाफ लड़ाई में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार की जाए। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को भी शामिल किया जाए। चिकित्सा उपकरणों के सुचारू ऑपरेशन के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
साथ ही मीटिंग में देश में महामारी के हालात का रिव्यू किया गया। इस दौरान देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा हुई। मीटिंग में रफ्तार की तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल हुए। महामारी को लेकर बैठकें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन इससे जान गंवाने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। सरकार के आंकड़े ही मान लिए जाएं तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही जान गंवा रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है। जान गंवाने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है। गंगा नदी किनारे जिस तरह से लोगों को दफन किया जा रहा है, वो सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है, और इसे लेकर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि यूपी सरकार महामारी के सही आंकड़े नहीं बता रही है। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या को भी बहुत कम करके बताया जा रहा है। सरकार की सख्ती ऐसी है कि जो लोग हकीकत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। गंगा नदी में इन दिनों लोगों के पार्थिव शरीर मिल रहे हैं और ये संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों में है। जबकि योगी सरकार का दावा है कि यूपी में संक्रमण की स्थिति खराब नहीं है, उल्टा हालत तेजी से सामान्य हो रहे हैं। गंगा में सबसे ज्यादा मानव शरीर वाराणसी में बहाए जाने का दावा किया जा रहा है। वैसे प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इस पर सभी की निगाहें भी रहती हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गंगा में बहते इंसानों के शरीर की खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। प्रधानमंत्री 2014 में जब वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, और पीएम के उसी बयान को लेकर आज राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। इसके साथ राहुल गांधी ने एक खबर को शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि गंगा किनारे 2000 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया है। गंगा नदी में भी जान गंवाने वाले लोग बह रहे हैं, उनका परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। सरकार जीवित रहते न तो लोगों को इलाज दे पा रही है, और अब इलाज के अभाव में लोग जान गंवा रहे हैं तो उन्हें धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। कांग्रेस सांसद महामारी को लेकर सरकार की रणनीति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल का कहना है कि केंद्र न सिर्फ संक्रमण की स्थिति को संभालने में फेल रही है, बल्कि टीकाकरण की नीति भी पूरी तरह से असफल है। देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज होने की जगह धीमी पड़ती जा रही है। गंगा में डुबकी लगाना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन आज गंगा लोगों को दफन करने का स्थान भी बन गई है। राहुल गांधी लगातार सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, और अब ब्रिटेन सरकार के एक फैसले ने भारत में वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या फैसला किया है ब्रिटेन ने, जिससे मोदी सरकार का फैसला आया सवालों के घेरे में? देखिए रिपोर्ट। कोविशील्ड का वैक्सीनेशन जब भारत में शुरू हुआ तो पहले 2 डोज के बीच का अंतराल 4 से 6 सप्ताह रखने का ऐलान हुआ। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से बचाने के लिए कोविशील्ड के 2 डोज दिए जा रहे हैं। बाद में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेलेक्ट कमेटी की ओर से दावा किया गया कि यदि इस अंतराल को बढ़ाकर 8 सप्ताह किया जाए तो वैक्सीन की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लगाया गया है वो दूसरा डोज 6 से 8 सप्ताह के बीच में ही लगवाएं। यानी दूसरी डोज का इंतजार 1 महीने से बढ़ाकर 2 महीने कर दिया गया, और 2 दिन पहले कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश कर दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो अपने राज्य में इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। दावा वो ही पुराना कि 2 डोज में अंतराल बढ़ने पर टीके की क्षमता में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में टीके की डोज के अंतराल को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं इंग्लैंड इसे कम कर रहा है। इंग्लैंड में कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका के नाम से जाना जाता है। वैसे ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ने ही तैयार की है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया है, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट लाइसेंस के तहत इसका निर्माण कर रहा है। इंग्लैंड में पहले एस्ट्राजेनेका के 2 डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह का गैप रखा गया था, जो अब भारत में किया जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने इस गैप को अब कम कर दिया है। इंग्लैंड में अब 8 सप्ताह बाद एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज दी जा रही है। इंग्लैंड में वैज्ञानिक 8 सप्ताह के अंतराल को सही बता रहे हैं। अमेरिका की डॉक्टर ने तो भारत में टीके के बीच का अंतराल बढ़ाने का कारण उसकी क्षमता में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि भारत में वैक्सीन की कमी को बताया है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, जब आप बहुत मुश्किल स्थिति में होते हैं, जैसे स्थिति अभी भारत में है, आपको कोशिश करनी होती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी टीका लगवा सकें। मतलब साफ है, वैक्सीन की डोज में गैप बढ़ाने का फैसला लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि वैक्सीन की कमी को छिपाने की कोशिश है।
जहां वैक्सीन बनी वहां 8 सप्ताह बाद दूसरा डोज दिया जाएगा और भारत में 12 से 16 सप्ताह बाद। जिसने वैक्सीन बनाई, इसके उलट भारत में दावे किए जा रहे हैं। वैसे मोदी सरकार की ओर से दावे बहुत हो रहे हैं। इस साल में भारत में सभी को वैक्सीन लगाने का भी दावा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद लोगों को दिए जा रहे प्रमाण पत्र को लेकर जरूर सरकार घिरती दिख रही है। इसे लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने तो मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कहा है पप्पू यादव ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके साथ ही खुलने लगी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। दवा से लेकर ऑक्सीजन तक हर उस चीज की कमी दिखने लगी जिसकी जरूरत इलाज के लिए थी। इस बीच पप्पू यादव लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। सारण में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर वो अपने समर्थकों सहित पहुंचे और वहां खड़ी 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंसों का मामला उन्होंने जनता के सामने ला दिया। रूडी ने सफाई दी कि ड्राइवर नहीं थे, इसीलिए एम्बुलेंस खड़ी हुई है। पप्पू ड्राइवर लेकर भी पहुंच गए। एक और जहां लोग अपने करीबी मरीजों को बाइक, रिक्शे और यहां तक कि अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहे थे, वहीं बीजेपी सांसद अपने घर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी करके रखे हुए थे। जब बिहार की सरकार घिरी तो कार्रवाई रूडी की जगह पप्पू यादव पर कर दी गई। पहले उन्हें महामारी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में हिरासत में लिया गया, लेकिन जब पता चला कि इस मामले में तो गिरफ्तारी का प्रावधान ही नहीं है, तो 32 साल पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार बता दिया गया। पप्पू का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ समय जेल में रखने के बाद अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे और अब उनके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी आ गए हैं। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की जैसी तस्वीर है, ठीक वैसी ही तस्वीर सभी कफन पर भी छाप दी जाए। पप्पू यादव का इशारा साफ है कि हर चीज का श्रेय जब केंद्र सरकार ले रही है तो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का श्रेय भी उसे ही मिलना चाहिए। जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के चलते हजारों लोगों की जान जा चुकी हो, वहाँ वैक्सीनेशन के नाम पर पीएम का प्रचार करना कई लोगों को सही नहीं लग रहा है। हर जगह प्रचार सही नहीं होता, लोग परेशान हैं और सरकार को प्रचार की पड़ी है। परेशान करने वाली खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का एक फैसला लोगों को रास नहीं आ रहा। व्हाट्सएप की ओर से प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया गया था, जिसे स्वीकारने की आज अंतिम तारीख थी। इसके बाद जो लोग व्हाट्सएप पर ज्यादा समय बिताते हैं और उन्होंने व्हाट्सएप की ओर से प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं की है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी अब लागू हो रही है। फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी ने नई शर्तों को स्वीकार करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को सबसे पहले 8 फरवरी से लागू होना था, लेकिन कड़ी आलोचना के चलते इसे 15 मई तक टाल दिया गया था। व्हाट्सएप यूजर्स को अपना अकाउंट चालू रखने के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करना था, लेकिन अब व्हाट्सएप ने डेडलाइन में राहत देते हुए कहा है कि कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ फीचर्स ऐसे यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इससे पहले व्हाट्सएप ने आज ट्वीट करके यूजर्स को भरोसा दिया कि कोई भी आपके निजी मैसेजेस नहीं देख सकता और कंपनी आपका अकाउंट डिलीट नहीं करेगी। इसलिए यूजर्स किसी भी समय नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने नई शर्तों को स्वीकार नहीं किया है तो भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट चलता रहेगा, लेकिन सभी फीचर्स का फायदा लेने के लिए आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को कभी ना कभी तो स्वीकार करना ही होगा। आपको बता दें कि अगर आप नई शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो अकाउंट में लिमिटेड फंक्शन ही मिलेंगे। ऐसे यूजर्स अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वॉइस और वीडियो कॉल का फायदा मिलता रहेगा। व्हाट्सएप यूजर्स को कंपनी किसी मिस्ड वॉइस या वीडियो कॉल पर कॉल बैक करने की अनुमति देगी। ऐप में नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी और यूजर्स मैसेज पढ़ पाएंगे और उनका जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप कुछ सप्ताह के बाद यूजर्स के लिए इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन जैसे फंक्शन बंद कर देगा। इसका मतलब है कि यूजर्स को नई पॉलिसी को स्वीकार करना होगा या फिर व्हाट्सएप अकाउंट बंद करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से हुए बैंकिंग सेक्टर को नुकसान की। महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार फिर से धीमी कर दी है। इसका असर लोन के ईएमआई भुगतान पर हुआ है, जिससे बैंकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां तक कि एनपीए बढ़ने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी साफ है कि अब की बार भी स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से बैंकिंग सेक्टर की नींव हिलने वाली है, जिससे संभाल पाना बेहद मुश्किल होगा। देश में कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि महामारी का प्रकोप खत्म हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत ने एक बार फिर दस्तक देकर भारत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अर्थव्यवस्था बदहाल है, लोग बेहाल हैं, न रोजगार है और न राहत है। इस दौर में व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसका असर बैंकिंग सेक्टर पर भी देखा जा रहा है।
कारोबारियों के कारोबार मंदा होने और नौकरी पेशा वर्ग की नौकरी जाने से अप्रैल में ऑटो डेबिट भुगतान में बाउंस के मामले बढ़ गए हैं, यानी लोन की ईएमआई अटकने की घटनाएं बढ़ी हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के लिहाज से अप्रैल में 34.05% ऑटो डेबिट लेन देन असफल रहे, जबकि मार्च में 32.76% ऑटो डेबिट लेन देन ही असफल रहे थे। ये फरवरी 2020 के बाद निचला स्तर था, यानी स्थिति में सुधार हो रहा था, लेकिन फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल में कुछ 8 करोड़ 54 लाख ऑटो डेबिट लेनदेन का प्रयास किया गया था। इनमें से 5 करोड़ 63 लाख सफल और 2 करोड़ 90 लाख असफल रहे। वहीं स्थिति को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के आंकड़े बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन पूर्णबंदी लंबी खींचने से स्थिति और गंभीर होगी। मामलों में कमी आती नहीं देख कई राज्यों में पूर्णबंदी की अवधि बढ़ सकती है। इन्हीं सख्तियों की वजह से व्यापार से लेकर बैंकिंग सेक्टर को खासा नुकसान हो रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।